हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीसीएल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए जो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें जनवरी 2025 के करंट अफेयर को भी कवर किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर हो गया, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश ये किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और देखिए इसमें कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के कराए जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, उसमें सारे जो आपके ऑप्शंस हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन किया जाए, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस और बनता है तो उसे आप लोग आसानी से कर लें। क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है या प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहु क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करें हैं तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसे भी आप लोग ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं अच्छे से कराया जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जॉन मोनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है किस पर? जॉन मोनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? समग्र मांग पर, समग्र आपूर्ति पर, प्रभावी मांग पर या फिर ब्याज की दर पर? इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन मोनार्ड किन्स का मानना था कि रोजगार जो है यह प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग पर निर्भर करता है, इसका तात्पर्य क्या है कि देखिए जैसे मांग बढ़ेगी, मार्केट में किसी चीज की मांग अगर बढ़ती है, मांग बढ़ने को अगर मांग बढ़ रही है तो इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा, इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा और इस उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन हो जिससे कि इस मांग को पूरा किया जा सके। तो क्या करेंगे हम? अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार में लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि अधिक उत्पादन हो और यह जो मांग बढ़ी है इस मांग को पूरा करने के लिए ये उत्पादन पर्याप्त हो। ठीक है, तो जो जॉन मोनार्ड किन्स जो है इनका यही मानना था कि प्रभावी मांग जो है यह रोजगार पर निर्भर करती है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और देखिए सब जो है चक्रीय रूप से चलते रहते हैं। जैसे मांग बढ़ेगी, अगर मांग बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों या फिर से जो नियुक्तियां हैं या फिर से रोजगार जो है यह डेवलप किया जाएगा और रोजगार लोगों को प्राप्त होगा तो उनको सैलरी भी तो मिलेगी, सैलरी मिलेंगी तो ये फिर परचेज करेंगे और ये फिर परचेज करेंगे, फिर खरीदेंगे तो फिर यह पुनः मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो यह जो है चक्रीय रूप से चलता रहता है। मांग जो है यह रोजगार पे निर्भर करती है, रोजगार जो है या आपके कह सकते हैं कि मांग पर या फिर से उत्पादन पर, इन सब पर सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? यह राष्ट्रपति द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों के हिस्से पर संसद को अपना सुझाव देता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1950 में करी गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 80 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वैधानिक निकाय नहीं बल्कि यह एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है और केंद्रीय करों और राज्य के बीच ये मतलब जो कर हैं उनको विभाजित करने का यह निर्देश देती है, कह सकते हैं कि सिफारिश करती है और राष्ट्रपति को अपना सुझाव देती है। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था यह 1951 में किया गया था। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, लेकिन इसका गठन 1950 में न करके 1951 में करा गया था। याद रखिएगा दोनों विकल्प गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असांविधिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन की प्रस्ताव रखा था। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। इसका दस्ता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा।
इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, गलत है। देखिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है आपका डी है, यही गलत है। बाकी यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असांविधिक सर्वोच्च परिषद, ये बात बिल्कुल ठीक है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा था, ये बात भी ठीक है। इसका स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया था, ये बात भी सही है। इसका जो सही आंसर है, मतलब जो पूछा है कि कौन सा गलत नहीं गलत है, तो वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, न कि आरबीआई के गवर्नर द्वारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। विंडफॉल टैक्स के बारे में दोनों विकल्प सही है। पहली बात तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है? यह किसी विशेष कंपनी या विशेष उद्योग को अप्रत्याशित लाभ या फिर वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की एक दर होता है, और भारत सरकार द्वारा जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह में संशोधन भी किया जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? जहां 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, जहां 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, जहां 65% से अधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जहां की जनसंख्या 60% ऐसी है जो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है, जहां पे कृषि कार्य या कृषि से संबंधित जो एक्टिविटी है वो 40% से कम है, 40% से कम है। ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? जहां 60% से अधिक जनसंख्या उद्योगों में कार्यरत है, ठीक है, या फिर जहां पे कृषि कार्यों में 40% से कम जनसंख्या लगी हो, ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री कौन सी है? मुद्रास्फीति, मजदूरी, बाजार कीमत, या फिर एकाधिकार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थव्यवस्था की विषय सामग्री मुद्रास्फीति है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, समष्टि अर्थव्यवस्था का जो संबंध है आर्थिक समस्याओं और उनके समाधान से है, और इसके विषय क्षेत्रों में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भुगतान संतुलन, घाटे के कारण आदि ये सभी आते हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई है? इस बुक की रचना दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, पार्थ सारथी गुप्ता, या फिर विपिन चंद्र। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, विपिन चंद्र द्वारा इसकी रचना की गई थी। विपिन चंद्र द्वारा इसकी रचना की गई थी, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी दादा भाई नौरोजी इनके द्वारा किसकी रचना की गई थी, आप ये जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का परिभाषा, एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का परिभाषित लक्षण कौन सा नहीं है? बाजार में क्रेता विक्रेता की ज्यादा संख्या, पूर्ण जानकारी, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र आगमन एवं बहिर्गमन, प्रत्येक फर्म विभिन्न रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करे। कौन पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को परिभाषित नहीं करता या फिर इसका लक्ष्य नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रत्येक फर्म विभिन्न रूप वस्तु का उत्पादन करें और उसका विक्रय करें। ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारत में प्रत्येक फर्म जो है एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। विरासत टैक्स के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? भारत में विरासत टैक्स की शुरुआत संपदा शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से की गई थी। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस कानून को समाप्त कर दिया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। विरासत टैक्स के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। विरासत टैक्स की जो शुरुआत है संपदा शुल्क अधिनियम 1953 के माध्यम से करी गई थी। विरासत टैक्स एक तरह से संपत्ति पर एक टैक्स है जिसमें
किसी मृत व्यक्ति से पैसा या घर किसी को विरासत में मिली है तो जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है वह टैक्स का भुगतान करता है। 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों विकल्प सही है, सही आंसर सी हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 1 वर्ष पहले 1979 ईस्वी में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था और इस योजना के दौरान अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। यह योजना 1 वर्ष पहले ही 1979 ईस्वी में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यह आपका गलत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1974 से 1979 ईस्वी तक ये चलता था। ठीक, 1974 से इसका जो ड्यूरेशन है 1979 ईस्वी तक था। ठीक है, 1979 ईस्वी तक था और जनता सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ठीक है, तो 1979 में नहीं 1978 में इसे समाप्त किया गया था जनता पार्टी सरकार द्वारा। सी इसका आपका जो है सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। इसमें गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। अंत्योदय योजना की शुरुआत इसी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जब किसी वस्तु की कीमत गिरे और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई होगी तो इसे क्या कहा जाता है? श्नॉब प्रभाव, वैंड वेगन प्रभाव, वेबलेन प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे वेबलेन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी, इसे वेबलेन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी स्नाब प्रभाव किसे कहा जाता है? स्नाब प्रभाव की अगर हम बात करें तो जब किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य गिरावट के कारण मांग में वृद्धि लाए, पर कुछ लोग सामान्य लोग ऐसे थे जो अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट के बाद भी उस वस्तु का उपभोग कम करे, जिसे ही स्नब कहा जाता है। बैंड वेगन प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत गिरने से उसके परिणामस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों की तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाए, परंतु कुछ लोग कीमत गिरने के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोगों की उपभोग में जो वृद्धि हुई है उसके अनुसरण के कारण मांग में वृद्धि कर देते हैं, तो इसे वेंड वेगन प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी हो गया है और बहुत अधिक लोग इसे परचेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मन नहीं है परचेज करने का, जो खरीदना नहीं चाहते हैं, इसका उपभोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का कहते ना देखा देखी करना, तो इन लोगों का देख करके ये लोग इसका उपभोग करने लगते हैं। इसे कहा जाता है वेंड वेगन प्रभाव। इसे वेंड वेगन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका। बाकी वेबलेन प्रभाव क्या है ये इसमें बताया गया है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और उसे व्यापक बनाना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। आरबीआई द्वारा 2015 में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक इनको लाइसेंस जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और उसे व्यापक बनाना। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व क्या है? तकनीकी क्षमता की कमी, पूंजी निर्माण का न होना, अपर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रोजगार सृजन की कमी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण अवरोधक है वो कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण का न होना। जैसे देखिए, कोई अल्प विकसित देश है, वहां पे तकनीकी क्षमता नहीं है, या फिर से लोग जो है शिक्षित नहीं है, लेकिन अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत अधिक है, पूंजी अगर है, तो बाहरी कंपनियां या फिर बाहरी कंपनियों को आप आकर्षित करके अपने देश में जो है क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर तकनीकी की क्षमता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो आधारभूत जो लक्षण है, या कह सकते हैं कि आधारभूत जो मूल है, ठीक है, जो जिस पर सब केंद्रित है, वो आपका पूंजी है, पैसा है। ठीक है, पैसा, अगर पैसा है तो आप सब पॉसिबल कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मजबूर हैं। फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह है उनसे आप जो है ऋण की मांग करेंगे, जो संगठन वगैरह हैं। ठीक है, और वो आप उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? इस योजना का प्रारंभ 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से किया गया था। नवंबर 2016 में इस योजना का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। इस नई संशोधित योजना का उद्देश्य 2024-25 तक
सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना तथा सहायता देना जब तक कि वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते हैं, मतलब बाहर नहीं निकल जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, अगर हम बात करें तो नवंबर 2015 में इस योजना का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2016 में नहीं, 2015 में किया गया था, नवंबर 2015 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। HVJ गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में से किसको प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगा? HVJ। देखिए, इसका आंसर इसी में छुपा है। ठीक है, HVJ। ठीक, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जगदीशपुर, आंवला, शाहजहांपुर, बबराला। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये चारों इसके अंतर्गत शामिल है, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला और बबराला। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, देखिए बाकी इसकी अगर हम बात करें तो यह जो उर्वरक संयंत्र है प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगा और यह सभी संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिए, ये सभी जो संयंत्र हैं सभी उत्तर प्रदेश में ही है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन को फिलिप एम हॉसर ने क्या कहा था? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर लोगों का जो पलायन होता है, जो गमन होता है, वह उसको फिलिप एस होमर ने क्या कहा था? पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन या फिर पॉपुलेशन एम्प्लोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पॉपुलेशन इम्प्लोजन इसे कहा जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की जो लोग पलायन करते हैं तब उसे कहा जाता है पॉपुलेशन इम्प्लोजन। ठीक, बाकी पॉपुलेशन टेक्सप्लोजन क्या है? बात करें अगर पॉपुलेशन टेक्सप्लोजन की, पॉपुलेशन टेक्सप्लोजन नामक कोई कुछ है ही नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन की बात करें तो जनसंख्या में जब तीव्र वृद्धि होती है तो पॉपुलेशन इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कुछ एक्सप्लोज हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को संदर्भित करता है। पॉपुलेशन आपका जो डिस्प्लोजन है यह शहरी जनसंख्या में जब असाधारण नृजातीय संख्या की वृद्धि हो जाती है तब इसे कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्प्लोजन। और पॉपुलेशन आपका जो पॉपुलेशन टेक्नोप्लान जो है, ठीक है, पॉपुलेशन टेक्नोप्लान होता है, टेक्नोप्लोजन नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन टेक्नोप्लान की बात करें तो ये क्या होता है? ये सभी का जो अध्ययन होता है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पॉपुलेशन टेक्नोप्लान। तो इसका जो सही आंसर है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर वृद्धि जो होता है, जो पलायन होता है, उसको पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा जाता है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन। भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह रुपए के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है? रुपए चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधिकारी डी उदय कुमार ने किया था। बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में अपनाया था। 15 जुलाई 2010 को रुपए के चिन्ह का अनावरण किया गया। 2011 में इसकी शुरुआत हुई। अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश बन गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, गलत पूछा और डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। भारत जो है अपनी मुद्रा की एक अलग पहचान रखने वाला पांचवां देश है, पांचवां देश है जिसकी मुद्रा की एक अलग पहचान है, जिसकी मुद्रा की एक अलग पहचान है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है, छठा नहीं पांचवां देश है। फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 ईस्वी को भारत में प्रभावी हुआ। 27 वर्ष पुराने फेरा को 2000 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। फेरा अधिनियम के जगह पे ही फेमा अधिनियम लाया गया था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सीमांत जोत कितने हेक्टेयर के अंतर्गत अगर भूमि आपके पास है तो उसे सीमांत जोत के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए, जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आते हैं और भारत में इनका जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। लघु जोत बात करेगा, लघु जोत तो जो भूमि का प्रतिशत है या जिनके पास भूमि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है उनसे आपका लघु जोत कहा जाता है। अर्ध मध्यम जोत किसे कहते हैं? अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जिसके पास भूमि होती है। मध्यम जोत कहा जाता है 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास भूमि होती है। ठीक है, और बड़ा जोत जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य को क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं सेवाओं के सकल मूल्य को जीएनपी कहा जाता है। ठीक, जीएनपी जैसे इसमें जरूरी ये नहीं होता है कि इसका उत्पादन हो कहाँ पे रहा है, इसमें जरूरी ये होता है कि उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारत के जो नागरिक हैं इनके द्वारा जो उत्पादन है, इनकी जो आय है उसको जोड़ दिया जाता है। और भारत में ऐसे भी तो लोग हैं जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं, तो इन उनके आय को और जो विदेशी कंपनियां हैं उस आय को इससे माइनस कर दिया जाता है और विदेशों में कार्यरत जो भारतीय कंपनियां हैं उनके आय को इसमें जोड़ दिया जाता है, तब निकलता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1990, 95, 93 या फिर 97? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। 1993 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बात करें अगर नरसिम्हन समिति का, इनका जो संबंध है बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर सी रंगराजन समिति का गठन सार्वजनिक व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, शशिकांत दास समिति का गठन किया गया था। साइबर खतरों की समीक्षा के लिए शशिकांत दास समिति का गठन किया गया था। मणि हेमचंद समिति का जो गठन किया गया था आभासी मुद्रा मौजूद रूपरेखा पर गौर करने के लिए, ठीक है, इसका गठन किया गया। जो क्रिप्टो करेंसी है, जो आभासी मुद्रा है, इस पर अपनी रूपरेखा प्रदान करने के लिए गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है कुजनेट्स वक्र द्वारा, लॉरेंज वक्र द्वारा, फिलिप वक्र द्वारा या फिर गिनी गुणांक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में। ठीक है, जैसे फिलिप वक्र में फिलिप ने यही बताया था वक्र के माध्यम से। इन्होंने कहा था कि सामान्य परिस्थिति में ये होता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो इससे मुद्रास्फीति जो है, इससे मुद्रास्फीति इसमें कमी आता है। मुद्रास्फीति में कमी आता है क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है यह कम होने लगती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो लोग जो है कम खरीदारी करेंगे, कम खरीदारी करेंगे तो मुद्रास्फीति कम होगी। लेकिन उन्होंने फिलिप वक्र के माध्यम से बताया कि एक विशेष परिस्थिति में इसका अपोजिट होता है कि बेरोजगारी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। इसी को इन्होंने एक वक्र के माध्यम से समझाया था कि इधर ये मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इधर बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, और इसी को इन्होंने फिलिप वक्र कहा था। और इसके पीछे इन्होंने जो रीजन बताया था यह संरचनात्मक रीजन बताया, ठीक है, चक्रीय। उसके साथ साथ जो लागत जनित मुद्रास्फीति है या लागत कारक है, कोर कारक है, उसके बताया। जैसे अगर मान लीजिए जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए, पहले ये $50 का था और बढ़ करके मान लीजिए $100 का हो गया, $100 का हो गया, तो अंतिम उत्पादित मूल्य जो आपका डीजल और पेट्रोल है यह महंगा होगा कि नहीं होगा? आप खरीदे या ना खरीदे, लोग डीजल खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अगर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हुआ है तो डीजल और पेट्रोल का मूल्य महंगा तो होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारक है वो लागत जनित होता है, न कि लोगों की खरीदने की क्षमता के कारण होता है। ठीक है, तो यह इसी को जो है इन्होंने फिलिप वक्र के माध्यम से समझाया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प सही है? वस्तु सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है। संजय कुमार मिश्र को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3 बेंच इसके स्थापित किए गए हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तीनों विकल्प सही हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। इसे जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट के तहत कार्य करता है। संजय कुमार मिश्र इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और इसका सबसे अधिक जो बेंच है वो उत्तर प्रदेश में है, 3 बेंच। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। जूट उद्योग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प सही है? कूड़ के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है।
इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चारों विकल्प सही हैं, चारों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे का शुरुआत किया गया था, फिर इसका प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है देश की चुनी हुई बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। जो आपका कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम या कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कब किया गया था? 1974-75 में, 1975 में शायद, ठीक है, किया गया था इसका। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो आपका पांचवा 5 ईयर प्लान है, इसी में इस कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन जनांकीय लाभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है? जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील आबादी, बढ़ता आश्रितता अनुपात, घटता आश्रितता अनुपात, उल्टा जनसंख्या पिरामिड। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसमें बढ़ता आश्रितता, अगर लोग आश्रित हैं तो क्या यह जनांकीय लाभ के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसे आप काट सकते हैं और इसे अगर आप काट देंगे तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और डी। अब बचा 1 और 3 और 1, 3 और 4, ठीक है। इसमें आपको पता है कि जनसंख्या ढांचे में बढ़ता युवा कार्यशील आबादी, यह जो है जनांकीय लाभांश को इंडिकेट करती है, बात बिल्कुल ठीक है। घटता आश्रितता, अगर आश्रित जनसंख्या में कमी हो रही है, ये भी लाभांश को इंडिकेट करेगी। इसमें आपको बताना है कि जो जनसंख्या का पिरामिड होता है इसमें उल्टा बनता है या फिर सीधा बनता है, यह बताना है। इसके अगर हम बात करें तो इसमें जो उल्टा जनसंख्या का पिरामिड है, जनसंख्या का पिरामिड भी इसमें उल्टा होता है, जिसका मतलब ये है कि जो आश्रित जनसंख्या है वो कम है। आश्रित जनसंख्या की बात करें तो यह कम है और कार्यशील जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बोनस या फिर स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। स्वयं उपभोग के लिए किए गए उत्पादन को भी इसमें शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव संसाधन विकास था? मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 8वां 5 ईयर प्लान है, इसका मूल उद्देश्य था, मूलभूत उद्देश्य मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर भी हो जाएगा। और ये भी पूछ लिया अगर कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? चक्रीय बेरोजगारी समग्र मांग में कमी का परिणाम होती है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी है। दोनों विकल्प इसमें से गलत है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, तो चक्रीय बेरोजगारी से कहा जाता है। और विकसित देशों में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वो चक्रीय बेरोजगारी ही है। तो दोनों विकल्प गलत हैं, अर्थात इसमें असत्य पूछा है, दोनों विकल्प गलत है, अर्थात दोनों विकल्प सही है। ये दोनों जो है सही है, ठीक है। इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आयात प्रतिस्थापन नीति का मतलब क्या होता है? आयात की पुरानी मदों के स्थान पर नई मदों का आयात करना, आयात न करके घरेलू उत्पादन से प्राथमिकता या प्रतिस्थापित करना, आयात न करके घरेलू उत्पादन से इसे प्रतिस्थापित करना, आयात में क्रमिक ह्रास कर विदेशी मुद्रा बचाना, घरेलू उत्पादन को आयात से प्रतिस्थापित करना। कौन सा विकल्प आयात प्रतिस्थापन नीति का सर्वोच्च रूप से या सही रूप से वर्णन करता है, यह बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, आयात न करके। जैसे मान लीजिए आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि अभी वर्तमान समय में भारत जिन भी वस्तुओं का आयात करता है बाहर से, जिन भी वस्तुओं का बाहर से आयात करता है, यह एकदम से बंद कर दे, आयात बिल्कुल भी ना हो, जीरो हो जाए, और इन सभी वस्तुओं का उत्पादन वह स्वयं करे, मतलब घरेलू स्तर पे करे, घरेलू स्तर पर। और इनकी पूर्ति करने के लिए जो पहले आयात पर निर्भर था, या आयात पर निर्भर होकर न होकर के घरेलू वस्तुओं का उत्पादन करके, मतलब इस पर निर्भर किया जाए, ठीक है। इसी को कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, मतलब बाह्य निर्भरता को समाप्त कर देना
और घरेलू स्तर से आत्मनिर्भर बनना ही आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? कराधान नीति, लोक ऋण नीति, लोक व्यय या फिर व्यापार नीति। कौन इसमें से राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, व्यापार नीति। यह राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। सार्वजनिक व्यय हो गया करारों पर, सार्वजनिक ऋण, हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित जो नीतियां हैं वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। व्यापार नीति इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के नियमन के संबंध में अदृश्य हाथ की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अदृश्य हाथ की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था एडम स्मिथ द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के नियमन के संबंध में अदृश्य हाथ की संकल्पना का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ ने बताया था कि अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित बाजार अर्थव्यवस्था के विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए इस धारणा को इन्होंने 1776 में प्रतिपादित किया था। इसका मतलब क्या होता है? अदृश्य हाथ की संकल्पना मतलब जो है, जैसे अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके हर एक मामले में हस्तक्षेप किया जाता है कि उत्पादन कैसे होगा, उपभोग कैसे होगा, बाकी जो इनका आयात किया जा रहा है उनके लिए क्या नियम होंगे, निर्यात के लिए क्या नियम होंगे, ठीक है, और भंडारण मतलब कैसे होगा, ठीक। तो अगर बहुत ज़्यादा सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इसमें गिरावट देखने को मिलने लगता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने बताया था कि इसमें जो अर्थव्यवस्था में जो हस्तक्षेप होता है वह जो है कम होना चाहिए, वह कम होना चाहिए। और इसी कंसेप्ट के रूप में इन्होंने अदृश्य हाथ की संकल्पना का प्रतिपादन किया था 1776 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य और पोषण, कृषि, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, बिजली और कौशल विकास। इसमें आपको बताना है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रदर्शन जो संकेतक हैं उसको शामिल किया जाता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत किस संकेतकों को शामिल किया जाता है, फुट के हिसाब से आपको बताना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6। इसमें बिजली को शामिल नहीं किया जाता, बाकी स्वास्थ्य और पोषण यह शामिल होता है। कृषि को शामिल किया जाता है, वित्तीय समावेशन भी शामिल है, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिन अवस्था में आवश्यकता में परिवर्तन, खुले बाजार की प्रक्रिया ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, साख की रोशनी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव। इसमें आपको बताना है साख नियंत्रण के गुणात्मक प्रकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो मार्जिन आवश्यकता परिवर्तन है आपके गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह जो है इकोनॉमी या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक गुणात्मक प्रक्रिया है। उसके साथ साथ आपका जो साख राशनिंग है ये भी आ जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो 2, 3, 4 सही आंसर 2, 4, 5 है, ठीक है। 2, 4, 5 ऑप्शन भी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रुपए का अवमूल्यन किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था, ठीक है। पहले 14 बैंकों का, उसके बाद फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें, नाबार्ड की जो स्थापना है छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत्योदय योजना की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, जब ऊपर हम लोग देखे हैं। तो इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एक अधिकार इससे प्राप्त है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी है। दूसरा सही है, पहला गलत है। समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है आरबीआई को, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई 1 रुपए के नोट, सिक्के और छोटे सिक्के को छोड़ करके भारत में बाकी जो विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट्स है वो जारी किया जाता है। इस पर इसका एकाधिकार है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके साथ साथ जो 1 रुपए का नोट और सिक्का है इसकी देश भर में वितरण करने का कार्य भी आरबीआई के पास है, लेकिन इसे जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास नहीं है, ठीक है। बाकी करेंसी, इसके ऊपर के जो करेंसी होते हैं, जो नोट होते हैं, वह जो है आरबीआई जारी करता है, ठीक। तो याद रखिएगा। और यह जो आपका दूसरा क्या कह रहा है कि नोट जारी करने के लिए न्यूनतम निधि पद्धति का उपयोग किया, बात भी ठीक है।
एक बार में नए नोट जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया जाता है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए, इसके लिए 200 करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्ति जो है गिरवी रखनी पड़ती, मतलब आरक्षित करके रखनी पड़ती है। जिसमें से अगर हम बात करें तो 115 करोड़ का गोल्ड होता है, ठीक है। बाकी जो 85 करोड़ है, 85 करोड़, इसके अंतर्गत आप एसडीआर रख सकते हैं, डॉलर रख सकते हैं, या फिर अन्य जो विदेशी मुद्राएं हैं वो रख सकते हैं। लेकिन 115 करोड़ का गोल्ड रखना होगा, ये अनिवार्य है, और टोटल 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं होता है। पूंजी खाते में आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। चालू खाता और पूंजी खाते के बारे में दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की स्थापना 1960 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही है। आईडीए के बारे में दोनों विकल्प सही। आईडीए यह विश्व बैंक के समूह का एक भाग है, ठीक है। जैसे आईडीए हो गया, मीगा हो गया, आईएफआरडी है, ठीक है, और भी शायद एक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं क्योंकि बैंक का आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के दो प्रमुख नियामक भारत और रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड होता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था जिसका मुख्यालय बिजनौर उत्तर प्रदेश में था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है। देखिए, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय था, ठीक है, न कि बिजनौर में। तो यही गलत है, बाकी सही है। मुख्यालय कहाँ पे था? मुरादाबाद, याद रखिएगा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1999 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत दिसंबर 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब किया गया था? 2002 में। 2002 में। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। पूंजी निर्माण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? बचत अपने में स्वयं पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय बचत और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी है, दूसरा सही है, पहला गलत है। बचत अपने आप में स्वतः पूंजी निर्माण है, यह गलत है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो पूंजी से आशय होता है मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से जो उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं और यह उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बचत कर रहे हैं और घर में बचत करके रख रहे हैं, घर में बचत कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो आप किसी पूंजी का निर्माण कर रहे हैं? नहीं, कोई पूंजी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। पैसा लगा करके मान लीजिए आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या फिर से कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो इससे आप पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। यह कंपनी आपको रिटर्न देगा, इसके बदले आप लोगों को रोजगार भी देंगे, ठीक है, और इससे किसी जो प्रोडक्ट है इसका उत्पादन भी होगा। तो पूंजी निर्माण का मतलब बचत करना नहीं होता है। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? कौन आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, श्रम विभाजन या फिर नौकरशाह। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नौकरशाह। यह जो है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। बाकी पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, श्रम विभाजन, ये सभी आर्थिक विकास के कारक हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI के बारे में देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। इसके आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े किस मंत्रालय या किस कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा।
पीएम पोषण योजना के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है, गलत का चयन करना है। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील को पीएम पोषण योजना से पुनर्नामित कर दिया गया। मतलब जो मिड डे मील योजना है इसी का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया 2021 में। और इसमें 5 वर्ष की शुरुआत अवधि 21-22 से लेकर के 25-26 के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, कुछ व्यक्ति और उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है उसे सम्मिलित करना है। बात करें अगर एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन का संबंध किससे था, एमएस स्वामीनाथन या हरित क्रांति से संबंधित है। एलके झा, इनका जो संबंध है आर्थिक प्रशासनिक सुधार या आर्थिक प्रशासन सुधार से था। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से संबंधित है। और मोरारजी देसाई की बात करें तो यह बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। इसका सही आंसर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा औद्योगिक संस्थान लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड। कौन इसमें से लखनऊ में स्थित नहीं है आपको बताना है। कौन जो है लखनऊ में नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य औद्योगिक विकास निगम। राज्य औद्योगिक विकास निगम की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है, यह आपके कानपुर में है, कानपुर में, ठीक है। बाकी आपका यूपी का उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये तीनों जो है लखनऊ में है। बाकी राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो मतलब है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जो जनसंख्या है इसको नया जनसंख्या बम कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में देखिए, पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में, इसको गति देने वाले कारकों में कौन सा एक कारक शामिल नहीं है। पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है, सड़क, विमानपत्तन, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना, उर्वरक। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उर्वरक आपको पता है कहीं से भी ये इसमें इसके लिए नहीं है। बाकी सड़क से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विमानपत्तन से भी, लॉजिस्टिक अवसंरचना का निर्माण करेंगे तो आवागमन सुलभ होगा, ठीक है, तीव्र आवागमन होगा। लेकिन उर्वरक का इसमें कोई रोल नहीं है, तो डी इसका सही हो जाएगा। भारत में कार्य करने वाले बैंकों को, भारत में कार्य करने वाले बैंकों को अपनी कुल राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमानित या अनुमोदित प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य होता है। और वर्तमान में यह 18% है। या किसकी बात कर रहा है, वैधानिक तरल कोष अनुपात, सामरिक व्यय अनुपात, केंद्रीय तरल अनुपात या फिर नैतिक प्रभाव। इसका सही आंसर क्या है, देखिए ये अगर बात करें यह SLR की बात कर रहा है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहा है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात की बात कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही है। जो अनिवार्य रूप से बैंक अपने पास रखते हैं, जो वर्तमान समय में 18% है, और यह वर्तमान समय में 18% है। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है अधिकतम न्यूनतम किसकी, SLR की जो न्यूनतम की सीमा है वो नहीं है, लेकिन SLR की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया कि SLR 40% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। निम्न में से कौन सा अवधारणा की परिभाषा है, इसका सही आंसर क्या है, यह आर्थिक समृद्धि की परिभाषा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि की यह परिभाषा है। सागरमाला परियोजना के बारे में देखिए, इस परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी 2015 में दी गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी व पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण व क्षमता का विस्तार कर नए बंदरगाहों का निर्माण करना और आंतरिक जल परिवहन तंत्र का उन्नयन करना। कौन सा विकल्प सागरमाला परियोजना के बारे में सही है, देखिए सागरमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो दोनों विकल्प इसके बारे में सही है। दोनों विकल्प सागरमाला परियोजना के बारे में सही है। मंजूरी कब दी गई थी, 2015 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको बताना है सही आंसर क्या है। सार्वजनिक समिति कंपनी जोखिम उठाने वालों की संख्या अधिक होती है। कंपनी अपने अंशों अर्थात शेयरों की बिक्री से पूंजी का संग्रह करते हैं। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और आरे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही है।
निम्नलिखित क्या है, स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से बाद के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास निगम की बात करें, भारतीय औद्योगिक विकास निगम जिसे आईडीबीआई कहा जाता है, आईडीबीआई, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1964 में, 1964 में आईडीबीआई का स्थापना किया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात करें, आईएफसीआई, आईएफसीआई, इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, यूटीआई, इसका स्थापना किया गया था 1964 में, 1964 में, ठीक, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और उसके साथ है आपका भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, आईसीआईसीआई, इसका स्थापना कब किया गया था? 1955 में, 1955 में। तो इसका क्रम पूछा है, वो हो जाएगा आपका 2531, 2531 ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कमेटी ने एफआरबीएम एक्ट को समाप्त कर इसके स्थान पर डेब्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाने का सुझाव दिया था? रंगराजन समिति, एनके सिंह, फिरवान या फिर केलकर? कौन सा विकल्प समिति, कौन सा विकल्प जो है सही है? मतलब एफआरबीएम समिति की जगह पे जो आपका डेब्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनके सिंह समिति ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का संवेदी सूचकांक 30 शेयरों का होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का जो राष्ट्रीय सूचकांक है 100 शेयर का होता है, और बीएसई, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का जो संवेदी सूचकांक है वो 30 शेयर का होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आरेख व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, घिसावट या पूंजी का उपभोग, हस्तांतरण आय या फिर पूंजीगत लाभ या फिर हानि। कूट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपका हस्तांतरण आय और पूंजीगत लाभ या हानि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय समूहों को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी आता है। कौन सा विकल्प आपको बताना है गलत है। इसका जो सही आंसर है क्या है? देखिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केवल दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ये आपका गलत है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब है कि लोग अधिक सामान खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग खर्च कर रहे हैं, जिससे जो है जो सामान है मार्केट में उनकी मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। ठीक है, मांग बढ़ने का मतलब क्या होता है? पहले ये सामान जो है 10 था और ये बिक करके केवल 2 बचा है, 2 बचा है तो पहले जहाँ पे ये 5 रुपये में मिलता था अब हो सकता है कि इसका मूल्य बढ़ करके 7 रुपया हो गया हो। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कथन और कारण देखिए। ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुगमता या सुसंगत इतिहास होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी होती है जिनका एक लंबे समय से लाभांश का इतिहास होता है, जो लंबे समय से कंपनी फायदे में चल रही है। ठीक है, जिसे घाटा का सामना नहीं करना पड़ा है अब तक, मतलब काफ़ी लंबे समय से। ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है और इनके दिवालिया होने का खतरा बहुत कम होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि निवेश जो है ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि ब्लू चिप जो कंपनी है उनके शेयर में निवेश किया जाए, जिससे कि लाभ का जो एक डर है वो कम हो जाए। सॉरी, जो मतलब है कंपनी के दिवालिया या फिर घाटा होने का जो डर है वो कम हो जाए। ठीक, लॉरेंज वक्र आय की विषमता, गिनी गुणांक आय वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप, कुजनेट्स वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता का मापन, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही सुमेलित है। लॉरेंज वक्र के माध्यम से आय की असमानता का मापन किया जाता है।
गिनी गुणांक आय के वितरण में व्याप्त जो असमानता है उसकी माप करता है। ठीक है, आय के वितरण में। कुजनेट्स वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता का मापन करता है। फिलिप वक्र अभी हम लोग देखे ही हैं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर 80 है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार उद्यमों का स्वामित्व, इसी के आधार पर तो विभाजित करते हैं ना। जैसे सार्वजनिक मतलब इसमें सरकार का स्वामित्व है, निजी मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व है। ठीक है, इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई भी कंपनी सरकारी है या फिर निजी है, या फिर PPP मॉडल आधार पर, PPP के आधार पर बनाया गया था, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। औसत आय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग दे करके निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से बताना है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। कुछ संस्थान दिए गए हैं और स्थिति दिया गया है। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ पे है? राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो यह जो है पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय फसल शोध संस्थान है त्रिवेंद्रम में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ में। इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे अधिक आय निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक जो प्राप्त होती है आय, वह राज्य के अपने कर राजस्व से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, राज्य के स्वयं का जो कर राजस्व है, इससे वर्तमान में मतलब बजट 25-26 की बात की जा रही है, 33.1% कर की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बाकी केंद्रीय कर के अंतरण की बात करें तो इससे 30% प्राप्त हुआ था, 30%। केंद्रीय अनुदान जो सहायता है इससे 12.9% प्राप्त हुआ था। ठीक है, 12.9% प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, ए सही हो जाएगा। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है स्फीति के साथ। ऑप्शन है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय आवंटन के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आरेख की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करनी आवश्यक है? यह जानने के लिए किसकी तुलना करना आवश्यक है? यह जानने के लिए विविध अवधियों में विविध वर्गों की आय आदाताओं की आय के वितरण को जानना आवश्यक है। आय के वितरण के हिसाब से ही, उसके आधार पर ही आप यह पता कर पाएंगे कि किसकी आय कितनी है और जो धन का आवंटन है लोगों के मध्य वो किस अनुपात में है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बासेल 3 मानक बैंकिंग से संबंधित है। IMF विश्व बैंक का अंग है। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट RBI द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। IMF विश्व बैंक का अंग है, यह गलत हो जाएगा। IMF की अगर हम बात करें तो यह विश्व बैंक का अंग नहीं है। IMF जो है विश्व बैंक का अंग नहीं है। बाकी विकल्प आपके सही है, दोनों सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, यह जो है मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है। सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से स्मित कर जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 11/12। सेल का स्थापना कब किया गया था? सेल का स्थापना किया गया था 1974 में और सेबी का 1988 में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई CDP सुरक्षा, CDP सुरक्षा के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह आपको बताना है। यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई से ई रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी भेजेगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में बताना है सही है कूट के हिसाब से? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ समिति दी गई है और उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है। इस समिति का कार्य क्षेत्र क्या है उसे सुनिश्चित करना है। वाचु समिति, वाचु समिति का संबंध किससे है? वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दांतेवाला समिति, बेरोजगारी आकलन के लिए दांतेवाला समिति का गठन किया गया था। दत्ता समिति का गठन कब किया गया था? औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए, इस पर सुझाव देने के लिए दत्ता समिति का गठन किया गया था। और नरेश चंद्र समिति का गठन कारपोरेट गवर्नेंस के लिए गठन किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है? आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट या फिर जीरो बेस बजट? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीरो बेस बजट। ऑप्शन डी सही है। जीरो बेस बजट को सनसेट बजट कहा जाता है। ठीक है, सनसेट बजट सिस्टम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी मजदूरी दरों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। इस योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती हैं, ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से बताना है। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कृषि श्रमिकों को दिया जाता है वेतन, इसके आधार पर मनरेगा के जो मतलब मनरेगा में जो दिया जाता है आपका क्या कहते हैं मजदूरी, और बढ़ाया जाता है, इसी के आधार पर बढ़ाया जाता है या फिर उन्हें प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक AIIB, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। इसका जो परिचालन है जनवरी 2016 से हुआ। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में, और वर्तमान समय में इसमें 100 से अधिक सदस्य देश हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? और इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर भी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। 100 से अधिक देश हैं। ठीक, आप स्वयं सोच सकते हैं कि इन दोनों में ही विरोधाभास है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? किसी माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा दिया जाता है? दिया जाता है विनिमय बैंक द्वारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा कोष में शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण कोष, विशेष आहरण अधिकार, मुद्रा कोष के पास रिजर्व संपत्ति। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। चारों विकल्प इसका सही है। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी का तात्पर्य क्या है? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी का मतलब क्या है? देखिए, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी का मतलब है किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना। किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना, इसे फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन भी सही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में देखिए कौन सा सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है ST एवं SC एवं महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। इसके तहत पुनर्वाचित या पुनर्वित्त का संचालन सिडबी द्वारा किया जाता है, और इसके तहत ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार एक अलग मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? अगर इसकी हम बात करें अस्तित्व में कब आया था? यह अस्तित्व में आया था 1988 में। नहीं, एक अलग विभाग के रूप में अगर हम बात करें तो 8 नहीं 2006 में आया था। ठीक है, 2006 में आया था। बाकी 1985 से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में कार्यरत था, और इसे एक अलग विभाग बनाया गया था 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। गिल्ट फंड से तात्पर्य क्या है? गिल्ट फंड किसे कहा जाता है? ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है उसको गिल्ट फंड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह दिया गया था आपका रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्जन को। ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्जन को दिया गया था अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जो प्रारंभ है या
बॉन्ड में किया गया था, ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार की हस्तांतरण आय है। कौन सा विकल्प आपको बताना है सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कथन और कारण दिया गया है, किसी देश का आर्थिक विकास देश की पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करती है। पूंजी उच्च पूंजी निर्माण दर उच्च उत्पादन क्षमता की द्योतक होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। पंचवर्षीय योजना और विशेषता, पंचवर्षीय योजना और विशेषता इसमें दी गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसकी विशेषता मुख्य क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और तीसरी चक्रवर्ती मॉडल पर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी। 3-1-2-4 सॉरी 3-1-4-2 3-1-4-2। व्यापार संतुलन एक अभिलेख है, व्यापार संतुलन एक अभिलेख है। माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटकर अवशेष रह जाना, ठीक, व्यापार संतुलन कहलाता है। माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटा करके अवशेष रखना व्यापार संतुलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है? हिनार्थ प्रबंधन, प्रगतिशील कराधान, उदार साख नीति और प्रतिगामी कराधान। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगतिशील कराधान या मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है, ऑप्शन सी सही है। उल्टा यू आकार का जो वितरण परिकल्पना है या किससे संबंधित है? उल्टा यू आकार का जो वक्र बनता है वो कौन सा वक्र बनता है आपको बताना है। देखिए उल्टा यू आकार का जो वक्र है वो कुजनेट्स वक्र उल्टा यू आकार का होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन गरीबी मापन से संबंधित नहीं है? लॉरेंज, लॉफेर, गिनी गुणांक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉफर। लॉफर वक्र जो है यह गरीबी मापन से संबंधित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ केंद्रीय योजनाएं और उनका प्रारंभ दिया गया है। किस योजना का प्रारंभ कब किया गया था उसे सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को की गई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को करा गया था और भारतमाला परियोजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 2017 को करी गई थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 2-1-4-3 2-1-4-3। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से, भूरेवाल समिति का संबंध मोटर वाहन करों में वृद्धि से है, वाचु समिति कर सुधार, और एक घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। और बताना है कौन सा विकल्प गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाचु समिति। वाचु समिति की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष करों से संबंधित सुझाव देने के लिए वाचु समिति का गठन किया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित सुझाव देने के लिए। घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में, इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है, मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं में सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। भेदिया कारोबार, देखिए भेदिया कारोबार जो है इसका मतलब क्या होता है? भेदिया कारोबार का मतलब होता है प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री करना, ऑप्शन सी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है ए और इसमें कोई व्यक्ति है कार्यरत बी, ठीक है। इस कंपनी जैसे इसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट पाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस कंपनी को बहुत ज़्यादा 200% का लाभ हुआ है और इस कंपनी में जो बल्क निवेश है वह मतलब कह दीजिए 500 बिलियन डॉलर आने वाला है, 500 बिलियन डॉलर आने वाला है। ये इसके पास जानकारी है। अगर ये जानकारी इसके पास होगी तो ये अपने ये बी जो है जिसके पास ये जानकारी है, इससे संबंधित जो लोग होंगे जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको ये जानकारी दे देगा, उनको ये जानकारी दे देगा कि इस कंपनी का जो शेयर है यह बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, इसमें आप निवेश कर सकते हो। तो ये लोग क्या करेंगे?
इस यह जो है आंकड़ा जारी होने के पहले या कंपनी द्वारा यह डिक्लेयर करने से पहले अपना प्रॉफिट और यह जो इन्वेस्टमेंट है यह डिक्लेयर करने से पहले ही ये लोग इसके बहुत सारे शेयर खरीद लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है। इसी को कहा जाता है भेदिया कारोबार। और यह जो है क्या होता है, यह गैर कानूनी होता है। और अगर सेबी जो है इसकी क्या करती है, निगरानी, सेबी इसकी निगरानी करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इनको जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला गलत है क्यों? क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है और जोड़ने शुद्ध घटाने पर प्राप्त होता है, जोड़ने पर नहीं, ठीक है, मूल्यह्रास को जोड़ने पर नहीं, घटाने पर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? IBRD का स्थापना किया गया था 1944 में, IDA का 1960 में, IFC का 1965 में और मीगा का 1978 में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मीगा, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था। और ये सभी विश्व बैंक, जो विश्व बैंक है उसके क्या है, समूह है, ये सभी मिलकर के विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्थान जो मीगा है, इसका स्थापना कब किया गया था? मीगा की स्थापना की बात करें तो 1988 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1988 में। अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करता है? महिलाओं के अंदर या महिलाओं के मध्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक योजना संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला समाख्या कार्यक्रम। महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को शिक्षित करने से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत करी गई थी 1988 में, ठीक है, ऑप्शन सी। हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया है? इसे बंद किया गया है आपका फेमा अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, जो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक, फेमा अधिनियम। संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें क्रमशः बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, प्रथम 3 चरण होते हैं। निम्नलिखित दिए गए अगले जो 3 चरण हैं वो कौन है, उनको क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आगे के जो 3 चरण हैं वो अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, फिर वित्त विधेयक पारित हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग से देखिए तो संसद में बजट की विभिन्न अवस्थाएं की अगर बात करें तो बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर इस पर चर्चा की जाती है, विभागीय समितियों द्वारा बजट पर जांच की जाती है, अनुदान की मांग की जाती है, विनियोग विधेयक पारित होता है, उसके बाद वित्त विधेयक पारित हो जाता है। सही आंसर इसका सी है। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख मदों पर व्यय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बजट 25-26 में जो व्यय की बात की गई है उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिवहन पर जो व्यय है वो 5,48,649 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और जो सब्सिडी है इन पर 3,83,407 करोड़ रुपए। पेंशन पर व्यय किया जाएगा 2,76,618 करोड़ रुपए और रक्षा पर 2,33,211 करोड़ रुपए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रक्षा पर जो व्यय करने की बात की गई है 4,91,732 करोड़ रुपए, ठीक, तो यही आपका गलत है, रक्षा। केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में देखिए, इसकी थीम है सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह 8वां केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट सहित अंतरिम बजट को मिला करके निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया 8वां बजट है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 6 व्यापक सिद्धांतों को परिकल्पित किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो 6 व्यापक क्षेत्र हैं जिनको परिकल्पना की गई कौन कौन से क्षेत्र हैं? गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना, 100% कुशल कामगारों के साथ सार्थक रोजगार। यह मुख्य रूप से इन पर फोकस करने की बात की गई है। केंद्रीय बजट 25-26 में समुद्री उत्पाद जैसे फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटा करके कितना कर दिया गया है? देखिए 30% से घटा करके इस पर जो सीमा शुल्क है वो 5% कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है सी। बजट 25-26 के बारे में देखिए,
वित्त वर्ष 25-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन 2.65 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 25-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कर लेगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बजट 25-26 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को विकास का दूसरा पावर इंजन बताया है, क्योंकि देश के कुल निर्यात में इसका योगदान कितना है? एमएसएमई का योगदान देश के कुल निर्यात में कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45%। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की बात करें तो यह पोषण के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, पोषण के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाने की बात करता है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। अटल टिंकरिंग लैब की बात करें, सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने से संबंधित है। भारत नेट परियोजना यह माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने से संबंधित है। माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। और भारतीय भाषा पुस्तक योजना भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बजट के बारे में देखिए। राज्य खनन सूचकांक की स्थापना किया जाएगा और फसल जनन द्रव जो क्रॉप जर्मोप्लाज्म है इसके लिए देश के दूसरे जीन बैंक का स्थापना होगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी में 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। बजट 25-26 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.1% है। केंद्रीय बजट 25-26 में भारत सरकार की आय के स्रोत में सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है यह उधार की है, 24%। कौन सा विकल्प सही है? इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बजट 25-26 में विकास की यात्रा हेतु 4 इंजनों के रूप में से किस इंजन को शामिल किया गया है? कृषि, टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, 100% निर्यात, निवेश। किस जो आपके विकास के इंजन में जो 4 इंजनों का मुख्य रूप से फोकस करने की बात की गई है वो 4 इंजन कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है उसमें आ जाएगा आपका कृषि है बिल्कुल, और एमएसएमई को शामिल किया गया है, निर्यात और निवेश। सही आंसर इसका 1, 3, 5, 1, 5 ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 24-25 के बारे में देखिए। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रही। 24-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि अनुमानित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत की वित्तीय समावेशन स्थिति को बेहतर बनाने ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामीण वित्तीय संस्थान आर्थिक गतिविधियों हेतु बचत, निवेश एवं ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कथन और कार्य दोनों से और आगे की सही व्याख्या करता है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार पिछले वर्ष में भारत का विदेशी ऋण बढ़ा है, घटा है, स्थिर रहा है या फिर उतार चढ़ाव की स्थिति में रहा है? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लगभग स्थिर रहा है, ऑप्शन सी। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत विश्व के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि मतलब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस नंबर पे है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर। ठीक, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% रही है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के बारे में देखिए। प्रचलित मूल्यों पर भारत में सेवा के क्षेत्र का योगदान 24-25 में लगभग 55% हो गया है। वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% बढ़ गया है। कौन सा विकल्प बताना है सही है? सही कथन का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार बताना है कौन सा विकल्प सही है। भारत का विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% योगदान है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 62% का योगदान सेवा मूल्य संवर्धन का है। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और वो डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। आर्थिक समीक्षा 24-25 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने MO और M3 का उल्लेख किया।
MO मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माप है और M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोई सा भी विकल्प गलत नहीं। MO की बात करें, MO मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है। MO जो है यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है। और M3 की बात करें तो यह मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माप है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 24-25 में वित्त मंत्री ने बताया कि नौ परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। नवंबर 2023 में लाल सागर में शुरू हुई व्यवधानों ने व्यापार मार्ग में परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। केंद्रीय बजट 25-26 का जो कुल आकार है कितना यह बताना है। देखिए इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका जो आकार है 50,65,345 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए। कुछ प्रमुख योजनाएं और उनके लिए आवंटित धनराशि इससे सम्मिलित करना है। पीएम पोषण योजना के लिए कितने धनराशि का आवंटन किया गया है? पीएम पोषण योजना के लिए 12,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आपका जो 2,03,000 है, 2,03,000 का आवंटन किया गया। ठीक है। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा 3,142। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करने के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा कहाँ पे? इसका स्थापना होगा बिहार में। मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार में किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश 25-26 के संबंध में देखिए इसका कुल आकार जो है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है इसका कुल आकार है आपका 8,08,736.06 करोड़ रुपया। हथकरघा उद्योग प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत उद्योग है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 25-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य लघु मध्यम बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को चिन्हित किया गया आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और ये 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए एक बार। कृषि एवं संवर्गीय सेवा हो गया, IT इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, शिक्षा, नगर विकास, ऊर्जा, अवस्थापना उद्योग है, स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण है, पर्यटन है, वित्तीय सेवा है और पूंजी निवेश है। इनको शामिल किया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार 25-26 उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से इसमें उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 25-26 जो पेश किया गया उसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया था और इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया छठा बजट है और वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय विचार है। कौन सा विकल्प सही है? वंचितों को वरीयता इस बजट का केंद्रीय विचार है। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। बजट 25-26 में विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि को रखा गया है। इसके तहत यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूरिया संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है? नामरूप, असम में। ऑप्शन इसका सही है। बजट 25-26 के बारे में देखिए। सामुद्रिक उद्योगों के दीर्घावधिक पोषण के लिए 2,50,000 करोड़ की निधि के साथ सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अंशदान किया जाएगा और शेष
शेष राशि संबंधित राज्य को वहन करनी पड़ेगी। कौन सा विकल्प बताना है सही? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, शेष राशि संबंधित राज्य को वहन करना होगा, ये गलत है। 49% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, और जबकि शेष राशि जो पतन और निजी क्षेत्र हैं उनके द्वारा जुटाया जाएगा, ना कि राज्य सरकार को वहन करना होगा। बजट 25-26 में घोषित निम्नलिखित में से कौन सी योजना पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण से संबंधित है? सर्वेक्षण हो गया, संरक्षण हो गया और दस्तावेजीकरण से संबंधित है। और यह कौन है? यह आपका ज्ञान भारतम मिशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका बजट में घोषणा किया गया था 25-26 में। प्राथमिक घाटे के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। भारत में प्राथमिक घाटे की जो अवधारणा है 1997-98 में अपनाया गया था और 25-26 में प्राथमिक घाटा 0.8% है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 25-26, केंद्रीय बजट 25-26, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? रक्षा, रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है, ये बताना है कौन सही सुमेलित है। रक्षा पर इतना खर्च किया गया है, सड़क एवं परिवहन पर इतना, ठीक है, रेलवे पर इतना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये है, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला देश नहीं है, दूसरा देश है। पहला देश जापान है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच के लिए जो समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत द्वारा भारत वन स्थित रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बारे में देखिए, देश का कुल जो वनावरण है, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% हो गया है। देश के राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। ठीक, ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को घोषणा किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, और थेरंगथल पक्षी अभयारण्य केरल में है, खेचो पलरी सिक्किम में, उधवा झारखंड में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य की बात करें, ये भी कहाँ पे? तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के शुभारंभ किया गया। इसके बारे में बताइए कौन सा विकल्प सही है? श्रीपल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है और इस बोर्ड का जो मुख्यालय है निजामाबाद तेलंगाना में होगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, जेनरेशन बीटा का शब्द, जेनरेशन बीटा का मतलब क्या है आपको बताना है। जेनरेशन बीटा की अगर हम बात करें तो 2025 और इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन बी। और बताइए भारत का पहला जनरेशन बीटा का जो बच्चा है कहाँ पैदा हुआ था? कहाँ पैदा हुआ था? देखिए अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ हुआ था आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया अधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बन गया। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। जनवरी 2025 में भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। भार्गवास्त्र क्या है? बात करें अगर भार्गवास्त्र की, यह बहुअस्त्रीय ड्रोन रोधी प्रणाली है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। जनवरी 2025 में वी नारायणन ने किस पद पर अपना पदभार ग्रहण किया है? वी नारायणन की बात करें तो इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया? यह जो है अध्यक्ष बने इसरो के। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के बारे में देखिए। जनवरी 2025
जनवरी 2025 जनवरी 2025 में इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, प्रवासी भारत की बात की जा रही है और इसका विषय वस्तु था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 16 जनवरी 2025 को प्रथम लोकपाल दिवस मनाया गया। 2014 में इसी दिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत भारत के लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? दिया सलाई की रचना कैलाश सत्यार्थी ने की थी, प्रॉफिट सॉन्ग पाल लिंच और ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक अमिताभ कुमार, या इनमें से सभी? कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के बारे में देखिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया में किया गया और भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को पराजित किया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में पहले नंबर पे है, ओडिशा पहले नंबर पे है और दूसरे तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और गोवा है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 2 और 3 नहीं यार, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा गलत है। तो एक सेकेंड, इसमें जो गलत सही है ना, सही पूछा है ना, तो सही यार बी होगा ना, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि ये सूचकांक की अगर हम बात करें तो परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं, बल्कि यह सूचकांक कौन जारी करता है? यह सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बताइए, कौन सा विकल्प सही है? जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ONOS अर्थात वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंचाना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है वो सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी, इसके बारे में देखिए, न्यूजीलैंड में स्थित है और न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का इसे दर्जा दिया गया है और इसका नया नाम जो है काहुई तुपुआ है, काहुई तुपुआ इसका नया नाम रखा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है गलत पूछा है ना, वो डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही सुमिलित है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय जो आपका है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाला जो आपका सेक्शन है ECOWAS से अलग हो गए हैं। इसमें बताना है कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मारितानिया नहीं है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, बुर्किना फासो इससे अलग हो गए, मारितानिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेवडालिंका, सेवडालिंका क्या है? सेवडालिंका बोस्निया का उदास शहरी ग्रेम गीत है और सेवडालिंका को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। सेवडालिंका को बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे दिया करें। और जो लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत ही कम प्राइस पर, जिससे कि जो भी लेना चाहें, चाहे जिनका पैसा हो ना हो, सभी के लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, तो बहुत कम प्राइस रखा गया है और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।